हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का विद्युत रासायनिक सेल टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब तक आपने जितना भी पढ़ा उसमें सिर्फ और सिर्फ विद्युत अपघटनी सेल की बात हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि विद्युत रसायन के अंदर हम दो प्रकार के सेल पढ़ेंगे। पहला सेल था आपका विद्युत अपघटनी सेल और आज दूसरा सेल जो हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक सेल। शायद आपको याद होगा कि विद्युत अपघटनी सेल के अंदर हम विद्युत धारा पास करते थे और अंदर रासायनिक अभिक्रिया होती थी और नए पदार्थ बनते थे। लेकिन आज हम जिस सेल की पढ़ाई करने वाले हैं उसके अंदर इसका ऑपोजिट होगा, माने कि इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम आपको विद्युत रासायनिक सेल की संरचना दिखाते हैं। इसकी संरचना जो है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आपको याद होगा विद्युत अपघटनी सेल के अंदर एक ही पात्र के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड हुआ करते थे, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में दो अलग अलग पात्र होंगे। ठीक है, एक पात्र आपका ये हो गया और एक पात्र आपका ये हो गया। इसके अंदर जो है वो एक धातु का इलेक्ट्रोड, माने कि जब हम यहाँ पर जिंक ले सकते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड उसी के लवण के विलयन में पड़ा हुआ होगा, माने कि इसमें लवण कौन सा होगा, जिंक का ZnSO4। अगर आप दूसरे की बात करें तो दूसरे में देखिए कॉपर का इलेक्ट्रोड होगा और यहाँ पर कॉपर का विलयन पड़ा हुआ होगा जिसे हम कह सकते हैं CuSO4। ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रोड जो हैं वो गैल्वेनोमीटर से एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर की मैं अभी आपको रीडिंग दिखा रही हूँ। वैसे 0 पॉइंट ये होता है, जब तक अभिक्रिया नहीं शुरू होगी तब तक ये 0 पे रहेगी सुई। चूंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही होगी, तो मैंने उस टाइम का चित्र बनाया है। तो देखिए गैल्वेनोमीटर की सुई इधर होगी। अभी मैं आपको समझाऊंगी। और आप जानते हैं इस जगह पर ये जो है एक लवण सेतु लगा हुआ होगा। ये जो लवण सेतु होता है ये दोनों विलयनों में डूबा रहेगा। ठीक है, अब आइए एक बार आराम से इसके एक एक साइडों को देख लेते हैं। ठीक है, पहले इस साइड को देखेंगे, फिर इस साइड को देखेंगे, फिर इसको कनेक्ट करने वाले लवण सेतु को देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो इसमें ये वाला पात्र है इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रोड है उसके लवण के विलयन में, तो इसमें एक ही अभिक्रिया होगी। ठीक है, आपको याद होगा सेल में दो अभिक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन। ठीक, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, केवल एक ही अभिक्रिया होगी और दूसरी अभिक्रिया आपकी इधर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार दो अभिक्रियाएं होंगी अलग अलग पात्रों के अंदर। तो इसलिए हम इसको पूरा सेल नहीं बोल सकते, हम इसे अर्ध सेल बोलेंगे। ठीक, चूंकि इधर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो मैं लिख देती हूँ इसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। ठीक है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और इधर अपचयन की क्रिया होगी तो मैं इसे लिख देती हूँ अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, अब आपको एक चीज देखनी है यहाँ पर कि विद्युत अपघटनी सेलों के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, आपको याद होगा, उसे हम लोब कहते थे। ठीक है, L का मतलब होता था लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव, P का मतलब पॉजिटिव। वहां लोब शब्द का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस प्रकार की सेलों के लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो होगा लोन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा, लोन। L का मतलब अभी भी लेफ्ट है, O का मतलब अभी भी ऑक्सीडेशन है, A का मतलब अभी भी एनोड है। लेकिन आप देखिए कितनी अजीब बात है कि इसके अंदर आपका एनोड जो है वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है कि विद्युत रासायनिक सेलों के अंदर एनोड जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो अभी हम आपको क्रिया के अंदर दिखाएंगे कि एनोड जो है वो नेगेटिव क्यों हो गया, लेकिन तब तक आप अपने माइंड में रखिए कि वहां शब्द LOAP इस्तेमाल होता था, लेकिन इन सेलों के लिए शब्द LOAN इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेफ्ट का मतलब आपको पता है बायां, और ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ ऑक्सीकरण होगा, यानी बाई साइड में देखिए आप, बाई साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, एनोड। और ऐसे इलेक्ट्रोड पे आवेश कौन सा होगा, माइनस। ठीक है, कैसे आएगा ये ऋण आवेश, ये हम अभी प्रोसेस में आगे देखेंगे। ठीक है,
क्या होता है इस अर्ध सेल के अंदर, जैसे ही आप एक जिंक की रॉड लो और उसको ZnSO4 के विलेन में डालो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिएक्शन खुद स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। और मैं आपको इससे पहले कई बार बता चुकी हूँ कि ऑक्सीकरण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो आप मुझे बताइए देखकर कि आपके पास ये जिंक की रॉड है, ये Zn++ है, ये SO4 डबल नेगेटिव है, कौन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? तो आप देखिए ये तो कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, और इसको देखिए ये भी नहीं लूज करेगा क्योंकि इसी ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं अभी। चाहे तो ये लूज कर सकता था, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखिए आप पीछे पढ़ चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो विद्युत ऋणात्मक तत्व उनके कांटेक्ट में है, तो सीधे सी बात है ये दे चुका है, ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा चालाक जो तत्व हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व हैं, उनके कांटेक्ट में है। जबकि जिंक जो है वो धातु है, और धातु को तो आदत होती है इलेक्ट्रॉन देने की, उनके बारे में आपने सुने कि वो विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, इसका मतलब डेफिनेटली वही इलेक्ट्रॉन देंगी। तो क्या होगा कि इस बाईं साइड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होने वाली है, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो आप देखिए इसमें जिंक की जो रॉड है उसमें से जिंक एटम अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn++ बनाएंगे। क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकालें? तो देखिए अभी आपको ये बात याद रखनी है कि जिंक डी ब्लॉक का तत्व है, और डी ब्लॉक के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या 2 ही होती है, क्योंकि उनके जो अंतिम कोश होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी आप याद रखिए, आपके में पूरा एक चैप्टर है डी ब्लॉक के तत्व, आपको वहां खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप देखिए जनरली ये 2 ही इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑलवेज, जनरली ये 2 ही इलेक्ट्रॉन निकालते। तो देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, जिंक आयन बनाना शुरू कर दिए। जरा गौर से देखिए, आपने नीचे विलेन में ZnSO4 लिया था, तो जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश था। ओवरऑल देखा जाए तो आपका ये जो विलयन था वो उदासीन था। उदासीन का मतलब समझते हैं कि पूरा प्लस पूरे माइनस से कैंसिल हो जाए। लेकिन आप यहाँ देखिए ये जो जिंक की रॉड है, जब बार बार इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, बार बार 2 इलेक्ट्रॉन निकले और बार बार धनायन बने, तो ये धनायन कहाँ जाएंगे? ये धनायन तो विलन में ही आएंगे। तो आप देखिए रॉड धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी, और ये रॉड गलते गलते सॉल्यूशन में जाते जाते Zn++ की जो सांद्रता है उसे बढ़ा देगी। तो इस प्रकार आपके विलयन के अंदर देखिए Zn++ की सांद्रता बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और ये Zn++ आयन जो हैं वो विलयन में इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन विलयन में नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर इकट्ठे होते चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉनों का रास्ता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से किधर पहुंच जाएंगे? राइट में, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि जिंक के एटम्स ऑक्सीकरण की क्रिया प्रदर्शित कर रहे हैं किस इलेक्ट्रोड पर? एनोड पर। आप खुद ब खुद देख लीजिए उस पर ऑटोमेटिकली ऋण आवेश आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एनोड जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, ठीक है। अब चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जाकर आपके इधर वाले इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे, और जो आयन है वो विलयन में चले गए। तो आप बताइए अब आपका विलयन उदासीन है या नहीं है? नहीं है। आपका विलयन उदासीन क्यों? क्योंकि इसमें Zn++ आयनों की संख्या बढ़ गई है, राइट। तो अब जो Zn++ आयनों की संख्या बढ़ गई है तो क्या होगा? ये बार बार रॉड के किनारे इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये रॉड के किनारे इकट्ठे होंगे तो सोचिए अगर जिंक++ आयन और आएंगे तो उन पर भी प्लस होगा और इन पर भी प्लस है, तो ये उनको रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का मारेंगे, तो Zn++ आयन वापस रॉड पे ही रह जाएंगे और अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक बना लेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर इन जिंक आयनों को जो कि रॉड के किनारे माइनस आवेश की वजह से एकत्रित हो रहे हैं, इन्हें वक्त के साथ न हटाया जाए तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया को बाधित करते हैं, राइट। तो देखिए ये वाला अर्ध जो सेल है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम ये पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि ये अभिक्रिया बाधित क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ गए। अब आप इस अर्ध सेल की बात करिए। इस अर्ध सेल में आप देखिए कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसे CuSO4 के विलन में डुबो दिया गया है।
चूंकि आप जानते हैं कॉपर भी डी ब्लॉक का है तो इस पे +2 होगा और सल्फेट पे -2 चार्ज होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर भी आपका विलयन अभी तो उदासीन है, क्योंकि जितना कॉपर है आपके पास उतना ही आपके पास SO4 डबल नेगेटिव है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि इधर अपचयन की क्रिया होने वाली है, इसका जस्ट उल्टा। ये लेफ्ट है तो ये क्या होगा आपका राइट। ये ऑक्सीडेशन है तो ये क्या होगा आपका रिडक्शन। ये एनोड है तो ये आपका क्या हो जाएगा कैथोड। ये नेगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और आप इन सब की हिंदी आसानी से जानते हैं कि अगर इधर बायां है बेटा तो उधर दायां होगा, इधर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इधर अपचयन होगा, इधर एनोड है तो इधर कैथोड होगा, और इधर ऋण आवेश है तो इधर धन आवेश होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि अब इधर अभिक्रिया कैसे होगी। तो देखिए यहाँ चूंकि अपचयन की क्रिया होने वाली है जो ऑक्सीकरण की बिल्कुल ऑपोजिट होती है, विपरीत होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ग्रहण होंगे। तो आइए देखते हैं कि इधर इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा। ठीक है, धातुओं के बारे में आप जानते हैं, इन्हें तो इलेक्ट्रॉन देने की आदत होती है, तो ग्रहण का तो कोई मतलब ही नहीं है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, राइट। और SO4 डबल निगेटिव, निगेटिव का मतलब ऑलरेडी उसने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो वो क्या और ग्रहण करेगा, क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब किसी के ऊपर ऋणावेश होता है तो उसको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और अब आप देखिए कि इधर केवल और केवल Cu डबल प्लस आयन बचे हुए हैं। ये Cu डबल प्लस आयन जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में सक्षम है। तो ये Cu डबल प्लस आयन यहाँ पर आप देखिए इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए Cu डबल प्लस पहुंच जाएंगे, और ये Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बना लेंगे, राइट। तो आप देखिए सोल्यूशन के यानी कि विलयन के जो कॉपर डबल प्लस आयन है वो बार बार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाकर रॉड पर इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो जब वो कॉपर बना के रॉड पे इकट्ठे होंगे तो आपको क्या लगता है इधर की रॉड जो होगी वो धीरे धीरे मोटी हो जाएगी। ठीक है, तो जब इधर की रॉड चौड़ी हो जाएगी और कॉपर आयन यहाँ जा चुके होंगे तो आपको क्या लगता है मोस्ट ऑफ कॉपर आयन गए, तो इधर कौन से आयन बच गए SO4 डबल नेगेटिव, राइट। आपको याद है इन SO4 डबल नेगेटिव के ज्यादा होने की वजह से ये विलयन ऋणावेशित हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी कैसा है धनावेशित है। तो अब देखिए इधर ऋणायन फालतू है, फालतू का मतलब विलयन नेगेटिव हो चुका है, और इधर जो है वो धनायन है माने कि विलयन पॉजिटिव हो चुका है। तो अब क्या होगा, बेहतर होगा कि इन दोनों को मिला दिया जाए। ठीक है, तो अब पहले आप ये देखिए आपको ऑक्सीकरण अर्धसेल इधर समझ में आ गया, अपचयन अर्धसेल इधर समझ में आ गया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पहले बताएंगे कि हमेशा अपचयन अर्धसेल के अंदर जो आप कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं वो ज्यादा सांद्रता वाला होना चाहिए, यानी वो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप कॉपर आयन लगातार यहाँ से खत्म हो जाएंगे अपचयन की क्रिया के थ्रू, यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। जितना ज्यादा आप लेंगे उतनी देर तक अपचयन की क्रिया चलेगी। अब और सल्फेट की बात मत करिए, क्योंकि अभी उसको देखिए हम सेतु लवड़ से इधर पहुंचाने वाले हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप लेंगे उतनी देर तक अपचयन की क्रिया चलेगी और सल्फेट इधर आ जाएंगे। कोशिश कीजिएगा जब भी सेल बनाइएगा इसकी सांद्रता कम लीजिएगा ZnSO4 की। क्यों, हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप कम से कम ZnSO4 लीजिए। ऊपर से क्या होगा Zn जो है वो बार बार Zn डबल प्लस बना ही देगा, और इधर से हम सल्फेट आयन अभी सेतु लवड़ के द्वारा इधर भेज देंगे तो इधर ZnSO4 की सांद्रता ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप यहाँ देखिए क्या होगा, मैंने आपको बताने जा रही थी कि इधर सल्फेट ज्यादा हो चुके हैं और इधर हमारे पास Zn डबल प्लस ज्यादा है। ये आपके पास एक सॉल्ट ब्रिज, जिसे हिंदी में कहते हैं लवड़ सेतु लगा दिया है मैंने। क्या लगाया, लवड़ सेतु। ठीक है, इस लवड़ सेतु को मैं यहाँ लिख देती हूँ। इस लवड़ सेतु की एक खास बात है कि इसके अंदर जो है, पहली बात तो सेतु का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेतु का मतलब होता है जो दो अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ दे। बंद वही तो होता है जैसे दो नदी के किनारे दो अलग अलग रोडें जा रही हैं, और अगर हम नदी के ऊपर एक सेतु बना दें तो दोनों रोडें आपस में मिल जाएंगी। यानी दो ऐसे किनारे जो आपस में मिल नहीं रहते उनको जोड़ने के लिए जो आप बनाएंगे सेतु बोलेंगे। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में हमने ये सेतु बना दिया। सेतु के अंदर एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो अगर अगर भरा हुआ होता है। ठीक है, अगर अगर क्या होता है,
अगर अगर जो होता है वो समुद्र की तली से लाया गया एक शैवाल होता है। इस शैवाल का पेस्ट बनाकर, मतलब इसको सुखाकर इसका पेस्ट बनाकर और उसमें 2 लवण डाल लेते हैं, एक KCl और एक KNO3, और दोनों लवण घोलकर उसका पेस्ट बनाकर इसमें भर लेते हैं। होता क्या है कि इस सेतु के अंदर पाया जाने वाला ये जो पेस्ट है ये SO4 को अपने अंदर से इधर आने देता है। ठीक है, क्वेश्चन अराइज होता है कि सल्फेट ही क्यों आया, चाहिए जिंक भी तो जा सकता था। क्योंकि आप जानते हैं कि धातु आयन जो होते हैं वो भारी होते हैं और ये धातुएं हल्की होती हैं। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है यानी परिवहन संख्या वो कम है, परिवहन नंबर कम है। ट्रांसपोर्ट नंबर जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा है, यानी कि हल्का है और आसानी से परिवहन इसका हो सकता है। तो इसका परिवहन नंबर ज्यादा होने की वजह से ये इधर से इधर आसानी से आएगा, इसलिए इसी को आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज बहुत अच्छी देखेंगे कि इस लवण सेतु का एक काम नहीं, इस लवण सेतु के 2 काम थे। पहला काम ये कि आप देखें विलयन रॉड के संपर्क में, रॉड इस तार के द्वारा इस छड़ के कांटेक्ट में है और ये छड़ जो है फिर विलयन के कांटेक्ट में, और ये वाला विलयन इस विलयन के कांटेक्ट में जो है लवण सेतु के द्वारा। तो आपने अपनी क्लासों में 7th 8th 9th 10th में पढ़ा, जब तक परिपथ पूरा नहीं होता विद्युत धारा नहीं बहती। तो आप देखिए परिपथ पूरा है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और ये अल्टीमेटली इससे जुड़ा है। तो ये जो लवण सेतु है ये इसी का कार्य है। लवण सेतु ने क्या किया है, आपके परिपथ को पूरा किया है, एक पहला काम। और दूसरी बात उसने क्या किया है, इन बेचारे सल्फेट आयन जो अकेले घूम रहे थे इनको इधर पहुंचा दिया। कॉपर यहाँ चले गए, सल्फेट इधर आ गए, तो इधर का विलयन भी उदासीन हो गया। और आप देखिए जिंक आयन जो इधर तड़फ रहे थे, धनात्मक थे, जिनकी वजह से विलयन जो धनावेशित हो रहा था, उनको नेगेटिव आयन मिल जाएंगे, तो धीरे धीरे वो भी एक लवण बनाकर उदासीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो लवण सेतु होता है ये जो है दोनों विलयनों की उदासीनता को बनाए रखता है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये परिपथ को पूरा करता है। ठीक, इस प्रकार क्या हो रहा है आप देखिए जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं। आपने देखा था यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इधर चले गए। और जैसा कि हम जानते हैं विद्युत के नियमों को कि इलेक्ट्रॉन जिस भी दिशा में चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में जो है वो विद्युत धारा बहती है। चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो विद्युत धारा जो है वो इधर से इधर बहेगी। जैसे ही विद्युत धारा बहेगी तो गैल्वेनोमीटर की सुई में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और आपको वोल्टेज पता लग जाएगा। क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक और याद रखनी है कि इस प्रकार की सेलों को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। देखिए आप गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, और इसको जो डेनियल सेल भी कहते हैं, क्योंकि डेनियल ने सेल जो है काफी देखिए जगह घेरती है, बहुत चौड़ी है। डेनियल ने इसको कॉम्पैक्ट साइज दिया था। उसने क्या किया, 2 गोल पात्र लिए थे किसके, मतलब एक पात्र में एक ऐसा बाहर से पात्र लिया जिसमें उसने ZnSO4 रॉड डुबो दी, और अंदर वाला पात्र जो है उसमें उसने कॉपर सल्फेट और कॉपर की रॉड डिप कर दी। तो इस तरीके से एक पात्र के अंदर दूसरा पात्र रख दिया। ठीक है, और बीच में जो जिस पात्र के अंदर उसने CuSO4 भरा था और Zn, तो वो पात्र जो था वो पोरस था, माने कि वो लवण सेतु की तरह काम कर रहा था। तो कॉपर सल्फेट बीच में भरा हुआ, उसके बाहर जो उसने जो पात्र बनाए हैं वो किसका काम कर रहा है, लवण सेतु का। लवण सेतु के बाहर जो गोल पात्र है उसके अंदर ZnSO4 का विलयन है। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी इतनी बड़ी सेल का साइज है वो इतने में आ गया। तो डेनियल का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, इसीलिए इस सेल को हम डेनियल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल मैं समझती हूँ आपको इसकी क्रियाविधि समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो विद्युत धारा जो है वो राइट टू लेफ्ट चलेगी। अब आपको इसमें इस विद्युत रासायनिक सेल के अंदर ये देखना है कि नेट क्रिया क्या हुई, माने कि यहाँ पर ओवरऑल जो है वो क्या क्रिया हुई। तो अब देखिए इसमें हमने आपको दिखाया एक एनोड था और एक क्या था आपका कैथोड। तो एक अभिक्रिया एनोड पर हुई और दूसरी अभिक्रिया जो है वो कैथोड पर हुई। ठीक है, तो अब जब हम एनोड और कैथोड की दोनों क्रियाओं को जोड़ देंगे तो आपको सेल में होने वाली नेट अभिक्रिया का पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि एनोड और कैथोड पे कौन कौन सी अभिक्रिया कैसे हुई। याद होगा आपको एनोड पर क्या था, Zn का इलेक्ट्रोड था और जो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा क्या कर रहा था,
Zn डबल प्लस आयन बार बार बना रहा था। तो देखिए ये आपकी क्रिया किस पर हो जाएगी, एनोड पर। ठीक है, ये था आपका Zn, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, वो लूज किए 2, और क्या बना लिया Zn प्लस। अच्छा, कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर जो है वो Cu डबल प्लस आया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और Cu बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रहा था, Zn अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के Zn डबल प्लस कंटिन्यूअस बना रहा था। कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है वो कॉपर बना रहा था। अगर आप ओवरऑल अभिक्रिया देखेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आप कैंसिल कर देंगे और आपकी नेट अभिक्रिया जो है Zn प्लस Cu डबल प्लस Cu आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी सेल में होने वाली नेट क्रिया थी। अब आपको एक और बात देखनी है कि ये सेल जो है सबसे पहले बनाया गया था जिसमें एनोड में जिंक की रॉड को ZnSO4 में और कॉपर की रॉड को CuSO4 में डुबोया गया था। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जब भी आप विद्युत रासायनिक सेल बनाएंगे तो आप इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मैं आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी जब पढ़ाऊंगी, और आपने 11वीं में भी पढ़ी थी, तो आपको ये बात याद रखनी है कि एनोड हम उसी धातु का बनाते हैं जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा होती है। और कैथोड हम हमेशा उस धातु का बनाएंगे जिसके अंदर उसके रिस्पेक्ट में क्रियाशीलता कम हो। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसमें थोड़ी बहुत हो। अच्छा, वैसे तो धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती हैं, बट हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में याद रखिएगा ऊपर वाली धातुएं बहुत क्रियाशील होती हैं। तो ऊपर से कोई धातु उठा लेंगे, उसका एनोड बना लेंगे, और नीचे वाली धातुएं जो होती हैं वो कम क्रियाशील होती है, उसका कैथोड बना लेंगे। और इस तरीके से आप एक अच्छा विद्युत रासायनिक सेल बना सकते हैं, बशर्ते कि दोनों के बीच जो है वो काफी बड़ा गैप होना चाहिए, यानी कि वो काफी ऊपर होनी चाहिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में, और दूसरी वाली जो है वो आपको काफी नीचे से लेनी है। ठीक है, तो आज आपको विद्युत रासायनिक सेल जो है समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।